हाय फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए, हम सबको लगता है ना कि आईटीआर फाइल करना तो बहुत इजी है। बस फटाफट बैठे, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, 10 मिनट लगा आईटीआर फाइल। लेकिन क्या ये ऐसा है क्या? रियलिटी है ऐसी? इतनी मेहनत से तो अर्न करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, टैक्स सेविंग की सारी प्लानिंग करते हैं, बस एक समय में हम लोग कोई मेहनत नहीं करते। बस आईटीआर फाइल करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है, बैठा भर दिया, जैसा हो कोई बात नहीं, भगवान देख लेंगे। क्या भगवान देख लेंगे आपको लग रहा है? नहीं। भगवान भी कहते हैं मेहनत से काम करो, देखिए क्या होता है। जो फाइनेंस समझने वाले लोग हैं, उनसे जब मिस्टेक हो सकती है तो क्या हम लोगों से नहीं हो सकती? हम सबसे भी हो सकती है। तो धड़ाधड़ 3 नुकसान तो आपको अभी मैं बताता हूँ। होते तो बहुत से हैं, लेकिन 3 तो आप अभी देखिए। टैक्स नोटिस आ सकती है, पेनल्टी हो सकता है, रिफंड डिले हो सकता है। क्या ये कम है क्या? बहुत है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग सारे 10 मिस्टेक एक एक करके डिस्कस करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें। जब हम लोग सारे मिस्टेक डिस्कस कर लेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस इतनी बढ़ जाएगी, एक तो आप खुद आईटीआर फाइलिंग में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, यहां तक कि आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को भी सपोर्ट कर देंगे। तो चलिए, मिस्टेक नंबर 1, रॉन्ग आईटीआर फॉर्म। देखिए, रॉन्ग आईटीआर फॉर्म हम भर रहे हैं, मान लीजिए हमें सैलरी का आईटीआर फिल करना है और हम यूज कर रहे हैं आईटीआर 1। आईटीआर के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन से आईटीआर कब यूज करें, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स की। तो हम लोग मान लिया सैलरी की इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं आईटीआर 1, जबकि उनके पास कैपिटल गेन्स भी है, फॉरेन इनकम भी है, मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी भी है, और यूज कौन सा कर रहे हैं? आईटीआर 1। तो देखिए, डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस मिल सकती है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। क्या क्या आपके पास प्रॉब्लम है? कैपिटल गेन है आपके पास, कैपिटल गेन्स आ रहे हैं आपको, जबकि आप सैलरीड हैं, आपको आ रहा है कैपिटल गेन। फॉरेन इनकम आ रहा है आपको, फॉरेन इनकम भी आ रही है, किसी किसी केस में, सबके केस में नहीं है। फॉरेन इनकम आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी है, इतनी चीजें हैं। और भी चीजें एटसेट्रा लिख देता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी एटसेट्रा में लिख देता हूँ, क्यों और भी ऐसी मिलती जुलती चीजें होती है। ये सारी चीजें हैं और आप गलत आईटीआर फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप तो सोच रहे हैं मैं सैलरीड हूं। लेकिन क्या हुआ? इससे क्या हुआ? रिजल्ट क्या आया? आपको इनकम टैक्स की डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस आ सकती है। कौन सी नोटिस? डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस। याद रखने के लिए मैं आपको दोबारा यहां लिख दूं, कौन सी? डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस। डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आपने सोचा कि मैंने तो सब कुछ बहुत अच्छा भरा है, तो क्या हो गया? तो आप देख लीजिए क्या हो गया। अब हम लोग चलते हैं पेज मिस्टेक नंबर 2 पर चलते हैं। इंटरेस्ट इनकम को लेकर के जो मिस्टेक हम करते हैं, इंटरेस्ट इनकम यूजुअली, चाहे आप हो या हम या कोई भी एक्सपर्ट, इंटरेस्ट इनकम यूजुअली भूल जाते हैं। इंटरेस्ट इनकम कितनी तरह की हो सकती है? सेविंग अकाउंट से आपको आ सकता है, एफडी की आ सकती है, रेकरिंग डिपॉजिट की आ सकती है। तो बैंक में ये सारे इनकम तो आपके ऑलरेडी रिकॉर्ड हो ही रहे ना। और आपके जो एआईएस और 26एस के फॉर्म है, उनके थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो रिपोर्ट जा रहा है और आपने शो नहीं किया, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं पकड़ पाएगी आपको? ये गलतफहमी किसी को है तो ये गलत है। तो कौन कौन सा इंटरेस्ट, चाहे वो सेविंग्स बैंक के, एसबी में सेविंग्स बैंक को लिख रहा हूं, चाहे सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट हो, चाहे एफडी का हो, सेविंग्स बैंक के इंटरेस्ट हो, या एफडी से इंटरेस्ट हो, या फिर और किसी तरह की प्लस मोर, और भी किसी तरह की इंटरेस्ट हो, तो ये तो आपकी बैंक, आपका ब्रांच ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज रहा है, तो आप कैसे रोक सकते हैं? चलिए हम लोग नेक्स्ट मिस्टेक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक है फॉर्म 26एस एंड एआईएस को बिल्कुल इग्नोर कर देना। होता क्या है कि हम आईटीआर फाइल करते हैं तो एक बार भी हमारे ध्यान में नहीं आता है कि फॉर्म 26एस और एआईएस नाम की भी कोई चीज है या उसका भी कोई इंपॉर्टेंस है। एआईएस में क्या क्या होती है? देखो, एआईएस में सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, शेयर, म्यूचुअल फंड, सब कुछ यहीं से शो होता है। अगर इसमें मिसमैच हुई तो टैक्स नोटिस तो आ ही सकता है। तो आईटीआर फाइल करने के पहले आप इन बातों के लिए एज देखें। किसके लिए? सैलरी, आपकी शेयर्स, डिविडेंड्स, आपके हो गए सैलरी, शेयर्स, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड, कुछ भी, डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड, ऐसे और भी चीजें हैं, डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा। इन सब बातों के लिए आप एक बार अपनी 26एस एंड एआईएस को जरूर देख लीजिए। क्यों हम नोटिस लें बिना किसी गलती की? जब हमारा रिपोर्ट तो जा ही रहा है तो हम मिसमैच क्यों करा दें?
मिस्टेक नंबर 4 पर डिस्कस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल गेन्स की रिपोर्टिंग अच्छे ढंग से नहीं कर पाते, चाहे तो हम थोड़ा सा एरोनियस करते हैं, एरर के साथ करते हैं, या रॉन्ग ही कर देते हैं। तो एरोनियस तो थोड़ा सा है पार्डनेबल अगर एरर हुआ है, लेकिन रॉन्ग रिपोर्ट पार्डनेबल नहीं है। कैपिटल गेन्स एक ऐसा पॉइंट है जिसमें तो अच्छे अच्छे फाइनेंस एक्सपर्ट कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले तो उनको ये डिस्टिंग्विश करनी होगी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, इंडेक्सेशन क्या है, एग्जेम्पशंस क्या है। तो खास करके आपकी ये गलती और भी वाइटल हो जाती है, ब्लंडर हो जाती है अगर ये गलती स्टॉक या म्यूचुअल फंड या फिर क्रिप्टो में हो रहा है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मैं आपको कैपिटल गेन को अभी सीजी लिख रहा हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और खास करके स्टॉक एंड शेयर, ये स्टॉक शेयर म्यूचुअल फंड ये उसमें खास है, इसका तो सबसे ज्यादा ध्यान रखें। तो कैपिटल गेन्स की मिस्टेक को हम अवॉइड कर सकते हैं सिर्फ थोड़ा सा अवेयर होकर। कोई ऐसी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है, हम सिर्फ केयरफुल होंगे तो हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले क्या मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि एक फिंगर की क्लिक मेरा कितना मोटिवेशन कर देगा? तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाइए, इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। तो मिस्टेक नंबर 5 की हम बात करते हैं। तो मिस्टेक नंबर 5 है गलत डिडक्शन को क्लेम करना। तो कुछ लोग एक दूसरे को गलत सजेशन देते हैं, मैं नहीं बोलना चाहता, कुछ सीएस दे दें, अगर मैं बोलना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लग रहा है, प्रोफेशनल लोग इनकी रिस्पेक्ट है, सीएस दें तो बहुत ही बुरा करते हैं अगर वो गलत सजेशन देते हैं, और अगर आपके फ्रेंड या रिलेटिव भी देते हैं तो भी आपको नहीं मानना है, उनको पूरी रेस्पेक्ट दीजिए, उनकी बातें सुनिए, आप कीजिए मत। तो आपको क्या करना है? गलत डिडक्शन क्लेम बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कहेंगे डिडक्शन कौन से? देखिए एटीसी है, एटीडी है और एचआरए है, ज्यादातर लोग इसी की गलत यूज करते हैं। एटीसी गलत ढंग से लेना चाहते हैं, एटीडी और एचआरए। तो आप ध्यान रखिए कि ये फ्री मनी गवर्नमेंट आपको नहीं एक्सेप्ट करेगी, कोई डिडक्शन ऐसी फ्री मनी नहीं है। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है और टैक्स देकर आप गवर्नमेंट की भी सपोर्ट करते हैं। तो खास करके आपको ध्यान रखना है एटीसी, एटीडी और खास करके आपकी जो एचआरए होती है, एचआरए हाउस रेंट अलायंस, ये सब ध्यान रखिएगा कि ये सब आपको आराम से भरना है, सोच विचार कर भरना है। चलिए हम लोग मिस्टेक नंबर 6 डिस्कस करते हैं। मिस्टेक नंबर 6 है कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारे कुछ बैंक अकाउंट तो अभी एक्टिव है नहीं, जीरो बैलेंस वाली अकाउंट है, मिनिमम बैलेंस जीरो है, ना मैं एक्सचेंजेस कर रहा हूं, ना ज्यादा एक्टिव है, तो क्या करूं, इसमें क्या शो करना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। नहीं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में उनके साथ एक धोखा है। आप ऐसा नहीं कीजिए। ट्रांजैक्शन जीरो हो, पूरे साल इनएक्टिव पड़ा हो, आपने एक्टिव भी नहीं कराया हो, आप शो कीजिए, आप उसको शो कर दीजिए, इतना सो तो काम करना है। क्यों आप अकाउंट को हाइड करके रेड फ्लैग्स क्रिएट करना चाहते हैं? एक टेक्निकल वर्ड है थोड़ा, रेड फ्लैग्स, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में आप अपने आप को क्यों खराब शो करते हैं? तो मिस्टेक नंबर 7, रॉन्ग टैक्स रिजीम चूज करना। अब क्या होता है कि आजकल क्या हो रहा है, दो दो टैक्स रिजीम है आपके, न्यू टैक्स रिजीम भी है और ओल्ड टैक्स भी रिजीम है। हम क्या करते हैं कि पहले सोचते हैं न्यू टैक्स रिजीम में भरें, फिर हमें लगता है चलो ओल्ड टैक्स रिजीम में फायदा है तो उसमें हम शिफ्ट कर जाते हैं। तो बहुत सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं, मेरी नजरों में भी, मेरी भी बातें होती है एक्सपर्ट से भी, क्लाइंट से भी, मैं ऐसे कुछ ऐसा नहीं करता, मैं सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज ही शेयर करता हूँ। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं फाइनेंशियल नॉलेज सिर्फ शेयर करता हूँ, मेरी स्टडी है, फाइनेंस की स्टडी है, फाइनेंस के फ्रेंड हैं, तो ये मैं शेयर करता हूँ। तब क्या होता है, देखिए बहुत सारे टैक्स पेयर क्या होते हैं, बिना कैलकुलेशन के ही न्यू टैक्स रिजीम को चूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिडक्शन और एग्जम्पशन बहुत ज्यादा है तो ओल्ड टैक्स रिजीम भी तो आपको बेनिफिट कर सकता है। ये हालांकि अलग वीडियो की एक सब्जेक्ट हो सकती है। तो यानी कि आपको टैक्स रिजीम भी बहुत सोच विचार कर चूज करना है। हम लोग अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 8 की। मिस्टेक नंबर 8 है एडवांस्ड टैक्स को मिस कर देना, पे नहीं करना। तो ये आपको समझना भी तो है कि एडवांस टैक्स किनके लिए जरूरी है। तो एडवांस टैक्स देखिए, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 की है, टैक्स लायबिलिटी का मतलब आपकी इनकम नहीं, आपको पे करना। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तो आप पर एडवांस टैक्स का रूल अप्लाई होता है। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो सेक्शन 23B और 23(4)C का इंटरेस्ट आपको अलग से लग जाएगा। तो आप दो बातों का ध्यान रखिए, सेक्शन कौन सा है, 23B
एंड 23(4)(c), ये दो सेक्शन है। कब होता है? मोर देन 10,000 की अगर आपकी टैक्स है, मतलब इनकम नहीं, टैक्स जो आपकी लायबिलिटी बनती है टैक्स, तो अगर हम थोड़ी सी केयर रखें और एडवांस टैक्स पे कर दें तो क्यों हमें इनकम टैक्स से कोई भी प्रॉब्लम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत हेल्पिंग है, बहुत ज्यादा हेल्पिंग एटीट्यूड है। कभी भी किसी भी क्लाइंट को परेशान नहीं करना है। इनकम टैक्स सब कुछ ठीक से देखते हैं। आप अगर कुछ ऐसा ही करते हैं ब्लंडर, तभी कोई नोटिस वगैरह आता है। अब होता है नेक्स्ट मिस्टेक, तो बहुत ही हंसने वाली मिस्टेक है ये। कोई भी एडल्ट, कोई भी जो नॉलेज रखते हैं फाइनेंस का, उनसे एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, हमने आईटीआर तो बड़ी मेहनत करके फाइल कर ली और बिना ही वेरीफाई किए छोड़ दिया, महीना बीत गया, पूरा महीना बीत रहा है, 2 महीना बीत रहा है, बाद में अचानक याद आता है कि लो आईटीआर तो वेरीफाई हुआ ही नहीं। आपकी सारी मेहनत बर्बाद। जो भी आपने आधा घंटा भी लगाया हो ना, आपने आधा घंटा लगाया, क्यों? आप बहुत बिजी थे, लेकिन क्या आधा घंटा आप बर्बाद करना चाहेंगे, वेस्ट करना चाहेंगे? तो आईटीआर अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो एक सर्टेन पीरियड देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसके बाद क्या होता है, उसको इनवैलिड कर देती है। आपको पूरा प्रोसेस शुरू से अगर करना हो तो कितनी ज्यादा मेहनत लगेगी। तो जब भी आप आईटीआर फाइल करें तो आईटीआर को वेरीफाई जरूर कर लें। आईटीआर वेरिफिकेशन दोनों ढंग से हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है और आप आईटीआर 5 को भेज भी सकते हैं। क्या हो सकता है? ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हो सकती है आपकी, ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी पॉसिबल है, और आप आईटीआर 5 को भेज भी सकते हैं। आईटीआर 5 को सेंड भी कर सकते हैं। बैंगलोर जो भेजा जाता है, सीए वगैरह आपको बताते होंगे कि किस तरह से सेंड करना है। तो आजकल की प्रोसेस तो ऑनलाइन वाली है ही, तो ज्यादातर लोग चक्कर में तो पड़ते नहीं है। तो अब क्या होता है, फाइनली हम लोग 10th मिस्टेक, जो आपको छोटा सा लगेगा लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। जैसे एक डेट होती है, कभी 31 जुलाई की होती है, गवर्नमेंट कभी कभी बढ़ाकर उसे अगस्त कर देती है, कभी बढ़ाकर सितंबर कर देती है। गवर्नमेंट कभी कभी हमें थोड़ा सा टाइम का रिलैक्सेशन देती है। हम क्या सोचते हैं कि चलो चलो अभी तो 1 महीना बचा है, चलो 15 दिन बचा है, चलो 1 हफ्ता बचा है, चलो 5 दिन बचा है, चलो 3 दिन बचा है। तो बहुत ज्यादा भी डिले कीजिए ना तो कम से कम 1 वीक पहले कर दीजिए, क्योंकि वेबसाइट भी इतनी ज्यादा ओवरलोडेड हो जाती है कि आप ऑनलाइन फाइल करते हैं तो बहुत परेशानी होती है। दूसरी बात क्या है, लास्ट मिनट करने पर आप मिस्टेक उतना ही ज्यादा करेंगे, ध्यान रखिए। तो होप करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। जिनको भी फायदा मिलेगा वो आपको थैंक्स देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। मैं बहुत ही रेगुलरली बड़ी रिसर्च करके आपके लिए सारे अपडेट्स लाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून। जय हिंद।